अंधियारा है घना, लहू से है सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनकर बगिया में फिर आ जा रे। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा आक्रोश चरम पर है। सियासत देख ये लगता है कि इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा सियासत की लड़ाई दिखाई देती है, क्योंकि वोल्टेज हाई वोल्टेज ड्रामा ऑन है। इससे पहले कि मैं अपनी बहस शुरू करूं, प्रशासन की एक बेहुदगी, एक शर्मनाक बयान को आप देख गर्दन झुका लेंगे कि इन पर जिम्मा है। ये आपके हमारे नौकर हैं। जी हां, वो अधिकारी जो कि जिले का मालिक होता है, जिसे डीएम कहते हैं। हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। यहां के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें डीएम प्रवीण कुमार खुलेआम पीड़िता के परिवार को धमकी देने जा सकते हैं, धमकी दे रहे हैं। ये आप भी सुन सकते हैं। डीएम धमकाते हुए कह रहे हैं कि आज मीडिया है, कल चली जाएगी। आज मीडिया है, कल चली जाएगी। आधे आज चले गए, आधे कल चले जाएंगे, फिर हम ही काम आएंगे। इसके मायने क्या हैं डीएम साहब? क्या कहना चाहते हैं आप? बयान बदलवाना चाहते हैं? आप भी सुनिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। तो आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार डीएम हाथरस किस तरह से पीड़िता के परिवार वालों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया वाले तो आज है कल नहीं, आधे चले गए, आधे बचे हैं, वो भी चले जाएंगे। उनके बाद क्या? उनके बाद काम हम ही आएंगे। जी हां, ये प्रवीणता प्रवीण कुमार ने क्या फाउंडेशन कोर्स जब यूपीएससी की परीक्षा पास की तो क्या इस तरह की सीख उन्हें दी गई? शर्म आनी चाहिए, लानत महसूस होती है। इसी पर ताजा जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं हाथरस, जहां से हमारे संवाददाता सुमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, प्रवीण कुमार बड़े निपुण और प्रवीण दिखाई देते हैं, बयान बदलवाना चाहते हैं। उस रात की घटना हमने देखी जब थानेदार से एक महिला पत्रकार पूछती है कि आखिर हमें वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो अधिकारी, वो वर्दी खाकीधारी कहता है डीएम साहब से पूछा आपने, डीएम साहब से हुई बात। यानी अब इसे क्या कहा जाए? आधी रात को आप चिता जला देते हैं, उसके बाद आप बयान बदलवाना चाहते हैं। सुमित। जी हाँ, बिल्कुल। और पुलिस और हाथरस प्रशासन की जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जितनी भी छीछा लेदर हुई है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि आधी रात को जो अंतिम संस्कार किया गया था, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। पुलिस का यहाँ पर कहना था कि पीड़िता के परिवारजनों, उनके पिताजी, उनके बेटे यानी उनकी पीड़िता के भाई, इनकी मर्जी से, इनकी सहमति से ही अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन इसके बाद जो बातें हुई, क्योंकि मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया गया था, तो जो बातें पता चली, उनके घर वालों के जो बयान आए, जिससे पता चला कि उनका कहना था कि हमारी रजामंदी नहीं थी। तो कुछ इस तरीके के बयान जो कि पुलिस और प्रशासन को मुश्किल में डाल रहे हैं। संभवतः यही दिमाग में रखते हुए हाथरस के डीएम ने पीड़िता के पिता को ये समझाने की कोशिश की होगी कि आप अपने बयान को ना बदलें, मीडिया से बात ना करें। एक बात आपको बता दें मनीष, कि यहाँ पर आज सुबह से ही हाथरस में ये जो सड़क जाती है यहाँ पर जो पीड़िता के गांव के लिए, वहाँ बैरिकेडिंग की हुई है, रास्ते बंद किए हुए हैं। आज सुबह से ही कोई भी मीडिया कर्मी वहाँ नहीं जा सके हैं। जो आधिकारिक रूप से हमें जो बताया गया है वो यही कहा गया है। यहाँ के जो एक एडीएम है, उनकी तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि जो एसआईटी का जिसका गठन किया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, वो इंक्वायरी करने गई है और मीडिया की मौजूदगी में उसकी इंक्वायरी में खलल पड़ सकता है, लिहाजा यहाँ पर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है। तो ये तर्क हाथरस प्रशासन की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद
से ही कोई भी संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है पीड़िता के घर वालों की तरफ से। ऐसे में आज डीएम और एसपी दोनों ही गए थे यहाँ पर पीड़िता के घर में उनके घर वालों से बात करने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास वो लोग रहे, गांव में गए। हम लोगों ने बाहर से देखा, बात करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उसके बाद ही वो वीडियो सामने आया जो हमने चलाया, हमारा आप जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से हाथरस प्रशासन की तरफ से उसके पिता को कहा जा रहा है कि आप मीडिया से जी सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के रहने से खलल पड़ रहा है। चिंता यह है कि अगर मीडिया रहेगी तो सच सामने आ जाएगा। देर रात के अंधेरे में पुलिस की अंधेरगर्दी, जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो भी मीडिया को रोक दिया जाता है। इस तरह से जब प्रवीण कुमार को लेकर जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है एसआईटी की जांच है, आप वहीं नहीं जा सकते। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने देश के सवाल की ओर। हाथरस की निर्भया की चिता की राख अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि यूपी से एक के बाद एक रेप की घटनाएं सामने आई। बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़ यूपी के ये वो शहर हैं जहां बेटियों के साथ हैवानियत की हदें पार की गई। राजस्थान के बारा में भी बेटियों के साथ बर्बरता की वारदात सामने आई है। देश में जगह जगह रेप और गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारें इस मामले पर चुप हैं। अगर देश में अगर रेप पर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ राजनीति है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज डीएनडी और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली, जहां कांग्रेस ने हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने के नाम पर जमकर हंगामा पीटा। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटों तक सड़कों को जाम कर रखा। ऐसे में सवाल यह है कि रेप जैसे जघन्य अपराध पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? क्या राजनीति चमकाने के लिए रेप जैसी घटनाओं को मुद्दा बनाया जा रहा है? कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से हाथरस की निर्भया को न्याय मिल पाएगा? सवाल यह भी कि रेप और अपराध के मुद्दे पर सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? क्यों सरकारें इस मुद्दे पर आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये 5 तस्वीरें यूपी की बेटियों की हालत बयां करती हैं। ये 5 तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये 5 तस्वीरें बताती हैं कि यूपी में राम राज्य का दावा झूठा है। ये 5 तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती हैं जिनके जरिए ये कहा जाता है कि यूपी में अपराध कम हुआ है। ये 5 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह यूपी में आज भी पहले की तरह महिलाओं से बर्बरता जारी है, मासूमों से दरिंदगी की हदें पार की जा रही हैं। ये 5 तस्वीरें उस सरकार की पोल खोलती हैं जो इश्तिहारों और अखबारों में कहती है कि यूपी बदल रहा है, यूपी की कानून व्यवस्था बदल रही है, अब यूपी पहले जैसा यूपी नहीं रहा। ये 5 तस्वीरें पोल खोलती हैं उन बयानों की भी जिनमें कहा जाता है कि यूपी में अपराधी खौफ में हैं। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हालात हैं। अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं। बारां में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप ये भी है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। तो ऐसे पता नहीं हो, मैं नहीं जानती कौन उनके उनके भैया ने धमकी दी थी। अगर ऐसे बोला था पुलिस वाला ने मुँह खोल दिया तो वहाँ पे घर वालों तुम्हें भी मार देंगे, घर वालों को मार देंगे। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, देश में बेटियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 32,000 से ज्यादा रेप केस होते हैं। 2019 में देश भर में रेप के 32,033 मामले दर्ज किए गए। हर रोज औसतन 87 रेप केस दर्ज हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुल 7.3% का इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा 30.9% मामले रिश्तेदारों के अत्याचार के थे। प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर में भी इजाफा हुआ है। 2018 में यहां हर 1 लाख में 58,800 महिलाएं अपराध का शिकार हुई। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 62,004 हो गया। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ग्राफ में किस तेजी से उछाल आया है, लेकिन राजनीतिक दल इस मामले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आज की डीएनडी की तस्वीरें गवाह हैं इस बात की
कि इस देश में महिला सुरक्षा को लेकर राजनीति हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर देश की बेटियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। देश में 8 साल बाद भी निर्भया जैसी वारदात क्यों दोहराई जाती है? अलग अलग जगहों पर हो रही ऐसी वारदातों को क्या सरकारों की नाकामी न माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर कब थमेगा दुराचार, अत्याचार और अनाचार महिलाओं पर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आज जो 2 महिला प्रवक्ता हैं 2 राजनीतिक दलों की, देश के दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं। हमारे साथ श्वेता शालिनी, बीजेपी की प्रवक्ता, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ साधना भारती, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। मुद्दा संवेदनशील है, हम भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन पूरी सहृदयता के साथ, भद्रता के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज देश का सवाल में हम चर्चा को एक सकारात्मक रूप दे पाएंगे। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त वेद भूषण साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे। श्वेता जी, अगर आपने ये रिपोर्ट, ये कार्यक्रम शुरू से अगर आप टीवी देख रही हैं, तो जो डीएम जिस पर जिम्मा है जिले के हर नागरिक की सुरक्षा का, जिले का गार्जियन है। आपके महाराष्ट्र में तो हर जिले के लिए एक गार्जियन मंत्री होता है, लेकिन प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अगर पीड़िता के परिवार में जाकर वहां के सदस्य, उनके घर के बुजुर्ग को यह कहे कि मीडिया वाले आधे तो चले गए, आधे चले जाएंगे, काम हम ही आएंगे, आप चाहते हो बयान बदलना? हद हो गई। आज गर्दन शर्म से झुक गई श्वेता जी। सर्वप्रथम इस बात की निंदा करना चाहूंगी कि डीएम एक पिता स्वरूप होता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इसलिए यदि उन्होंने वही कहा है जो आपने दिखाया है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ये विश्वास है कि योगी सरकार एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। बिटिया की न्याय की गुहार को लेकर इंडिया गेट के पास प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने गए तो वहां पर पुलिस की ज्यादती आप देखिए, किस तरह से जुल्म सितम की कहानी यूपी से लेकर दिल्ली तक पहुंची है कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया गेट से ये सीधी तस्वीरें। पार्टी सहन नहीं करेगी। यह हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान के माता पिता इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी से मांगेंगे कि आज की हत्याएं जो बच्चों के साथ जा रहा है, हमारी बेटी के साथ। आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया गेट से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बिटिया के न्याय की गुहार को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने जबरन उन्हें ठूस ठूस कर पुलिस की वैन में भरा। आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय की ये ताज़ा और सीधी तस्वीरें। जी हाँ श्वेता जी, अगर आपने ये तस्वीरें भी देखी तो आखिर देश में क्या है, न्याय की गुहार लगाना भी अब अपने आप में एक अपराध हो गया है। पुलिस आपको ठूस ठूस कर वैन में भरकर वहां से हटा देगी। करना चाह रही थी, लेकिन अब आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं आपसे एक दोबारा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या महिलाओं का शोषण पर्यटन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण इनसे खत्म होने वाला है? आप बताइए। और ये जो श्वेता जी, ये तो कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी। आप ये समझिए, ये जो प्रदर्शन आप देख रहे थे, इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होने वाला है, इससे कोरोना बढ़ने वाला है।
तो क्या इनके नेता, ये लोग जो यहाँ मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्या इसकी गुहार नहीं लगाएंगे कल कि कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अब आप बताइए, क्या इस समय में ये इस प्रकार की प्रदर्शन करना सही है या गलत? लेकिन इनको कौन बताएगा, क्योंकि इनके नेता खुद हजारों की संख्या में लोग लेकर, जैसे कि कोरोना हमारे देश से भाग गया है, हमारे विश्व से भाग गया है, ऐसा कर रहे थे। अब आप ये बताइए, प्रश्न उल्टा उठता है या नहीं उठता है? अब मैं आपके पहले प्रश्न पे आती हूँ। देखिए, महिला सशक्तिकरण और महिला शोषण एक बहुत नाजुक मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। आपने यदि जो स्टेटमेंट दिखाया और यदि डीएम साहब ने वो स्टेटमेंट कहा है, तो मैं उसकी निंदा भी करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार को ये गुहार भी दूंगी कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये किसी भी पीड़िता, देखिए हमारा कानून कहता है कि पीड़िता का नाम भी बाहर नहीं आना चाहिए। हर मीडिया चैनल मनीषा वाल्मीकि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और मीडिया चैनल ही नहीं, हर नेता उसके नाम का बैनर लेके जस्टिस के लिए गुहार कर रहा है। इसके आगे आप बताइए, यदि ये पूरा का पूरा केस एक पीपली लाइव नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अब यदि डीएम साहब ने ये बोला, क्योंकि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीज देखी है जो आपने दिखाई है, यदि उन्होंने ये बोला कि आप मीडिया प्रेशर में ना आए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये कार्रवाई से पता चलेगी। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई में असली बात हमें पता चलनी चाहिए। जहां तक महिला शोषण का मामला है या इस वारदात का मामला है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ, लेकिन इस बात की भी निंदा करती हूँ कि हम बहुत सेलेक्टिव नैरेटिव से क्यों, जब प्रीतम नगर में प्रिया सोनी का गला काटकर जंगल में फेंक दिया गया तो उसके लिए राहुल गांधी नहीं गए मिलने के लिए? वो भी तो यूपी की घटना थी। तब योगी जी के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाए गए? क्यों? क्योंकि उसके पति ने इसलिए उसका गला काट दिया था क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होना चाह रही थी, क्योंकि उसका पति मुसलमान था, इसलिए वो लोग नहीं गए। और क्या ये जो ड्रामेबाजी आज हुई है वो श्वेता जी एक बार फिर आपको श्वेता जी फिर एक बार इंडिया गेट लिए चलते हैं, वहां मचे कोहराम की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये आक्रोश, ये गुस्सा उस बिटिया के न्याय को लेकर कि आखिर उसे न्याय मिले, इसको लेकर देश भर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह से गुस्सा अपने उफान पर है। हमारे साथ साधना भारती भी हैं। साधना जी, आपके यहां हुआ तो वो केवल थोड़ा, यूपी में हुआ तो वो ज्यादा विभत्स। ये कैसी बेतुकी तुलना है? क्यों मजाक हो रहा है? बेटियों के साथ सरकारें कोई भी हो, क्या ये बेटियों की बदकिस्मती है कि वहां के मुखिया तुलनात्मक दृष्टि से उसका आकलन करेंगे? प्रवक्ता होने के नाते बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आज देश के सवाल के सार्थक डिबेट को एक बार सार्थक रूप में ही हम लोग करें। सही जगह डिबेट करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं भाजपा की जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं कि आज ये इन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि इनके पास जब जवाब नहीं होता तो ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। मैडम, कोरोना सिर्फ न्याय के लिए आवाज लगाने के लिए ही कोरोना होता है क्या? जब चुनाव में आप लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाते हैं मध्य प्रदेश में, तब कोई मास्क लगाते नजर नहीं आता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां होती हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? तो आप राजनीतिकरण के लिए आपका कोरोना गायब हो जाता है और जब आप पे सवाल आता है तो कोरोना का कहर बरप जाता है, और कोरोना के कहर में भी आप नाकाम रहे तो आप बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, ये लगातार उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पर रहा है। अरे नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और पीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है और उस पर मैं घोर निंदा व्यक्त करती हूँ। इस घटना की घोर निंदा करती हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी राज्य
आपने उन्हें नहीं जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया? शाम को तस्वीर आ गई, अब इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि डीएम कह रहे हैं कि वापस ले लो बयान, नहीं तो बुरा हो जाएगा, मीडिया ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अरे आप बताइए डीएम किसके अंडर में काम करता है, पता लगे। शालिनी जी आ रहा हूँ, शालिनी जी आ रहा हूँ आपके पास। नीचे कहने पर इस तरह की बातें कर रहा है जो शर्मनाक है, और आप इस पर राजनीतिकरण ना करें, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में। लॉकडाउन में देखिए साधना भारती, लेकिन लॉकडाउन में दरिंदे खुले घूम रहे साधना थे। जी, चाहे वो साधना जी जवाब भी ले लीजिए, साधना जी जवाब भी ले लीजिए। मुझे पता है कि आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन ये चुनावी रैली नहीं, ये चुनावी रैली नहीं। होने के नाते नहीं, एक बेटी होने के नाते, एक जी महिला हाँ, होने के नाते जी हाँ, इसीलिए मैंने देश के सवाल की शुरुआत में ये कहा था कि आज हम यहाँ सकारात्मक चर्चा करेंगे। श्वेता, शालिनी, श्वेता जी आप जवाब दें। साधना जी का हमारे साथ अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। श्वेता जी। साधना जी, जरा आज जो स्टेटिस्टिक्स है ना, उस पे जरा नजर दिखाइए। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, लेकिन ऐसा है बहुत जोर से शोर से बोलने से झूठ कभी भी सत्य नहीं होता। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले। अब आप देखिए यूपी में ये झूठ है, ये झूठ है क्या? झूठ क्यों ना सीखेंगे क्यों ना सच में परिवर्तित नहीं होता है। साधना जी, आपका नाम ही साधना है, थोड़ा साधना किया कीजिए। और जरा अरे बिल्कुल सुनेंगे, अगर सच बोलेंगे तो आपका नाम साधना है, जरा साधना कीजिए। और ये नंबर देखिए, यूपी में 0.175, अगर पढ़ लिख सकते हैं तो ये समझिए 0.175 इतनी गैंग रेप हुए हैं। आपके महाराष्ट्र में जहाँ की सरकार है, राजस्थान में देखिए 50% ज्यादा केस हुए हैं, वो भी माइनर गर्ल्स के ऊपर सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं। अजमेर गैंग रेप में आपके सबसे भी वहां पे पकड़े गए, अब उसमें क्यों नहीं सीखी? जरा उसमें क्यों नहीं सीखे? उस समय याद नहीं आया आपको? महिलाओं को उस समय याद नहीं आई, और राहुल जी को उस समय याद नहीं आया कि उस समय जाना चाहिए था अजमेर। क्यों नहीं गए अजमेर? राहुल जी अजमेर क्यों नहीं गए? राहुल जी अजमेर क्यों नहीं गए? प्रियंका जी आपने अजमेर क्यों नहीं गई? अरे राहुल जी अजमेर क्यों नहीं गए? पहले यही तो बता दीजिए, सीखना बंद कर दीजिए। ये स्टैटिस्टिक्स गलत है क्या? 50% इजाफा केवल मात्र राजस्थान में हुआ है। अगर समझ सकती है तो पहले वो समझिए और बताइए। बेकार सीखने का मतलब ही क्या है? यदि दलितों के साथ अत्याचार होता था क्या? आप ये बताइए, उसी यूपी में प्रीतम सोनी के घर क्यों नहीं गए आप लोग? वो दलित महिला नहीं थी, प्रीतम सोनी के घर क्यों नहीं गए? सिवाय सीखने के आप ये बताएंगी राजस्थान क्यों नहीं गए राहुल गांधी? पहले आप ये बताइए राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? आपको नंबर समझ में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स समझ में आती है कि आप कलेक्टिव नैरेटिव निकालते हैं। और आप कोरोना की बात कर रही थी, आप देखिए किसी ने वहाँ पर मास्क पहना हुआ है। इंडिया गेट पे कितने लोग खड़े हैं, जितनी आपकी जो नेताएं दिख रही हैं। श्वेता जी, श्वेता जी, साधना जी, श्वेता जी, साधना जी, एक एक कर कर बोलेंगे तो लोग बेहतर तरीके से सुन जाएं। साधना जी, साधना जी, साधना जी, वन एट ए टाइम। साधना जी, एक सवाल पूछे, दूसरा जवाब दे, तब ये देश का सवाल बेहतर चलेगा, तब ये देश का सवाल बेहतर चलेगा। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, साधना जी, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना है। आपके नेता तो बाहर हैं, आपके नेता, आपकी नेत्री सड़क पर उतर आए, ग्रेटर नोएडा तक पहुंचे, कई बार फोटो ऑप के भी मौके आए। धक्का मुक्की की एक फोटो ऑफ हो गई, गिर गए, दूसरी ऑफ हो गई, तीसरे वहां गेस्ट हाउस में पहुंच गए, चौथा चलती हुई गाड़ियों का काफिला और सुरक्षा घेरे में वो एक जीप में बंद है। फोटो ऑफ बढ़िया हुआ। हमारे साथ अतुल सक्सेना है, आपके नेता कम से कम सड़क पर आए, आपको बधाई। जी हाँ, इसके न्याय को लेकर आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि राजस्थान में क्या हुआ, उसको तुलना ना करिए आप, ये बेटियों का अपमान है, इस बात की चिंता जरूर है। अतुल सक्सेना, आपके पार्टी के अध्यक्ष कहाँ हैं? वो तो दिखाई नहीं दे रहे, साइकिल पर ही निकल जाते, कम से कम इतना बंदोबस्त नहीं होता, बैरिकेडिंग नहीं होती, साइकिल से गलियों से निकलकर हाथरस पहुंच जाते। देखिए मनीष जी, आप ये देखिए
कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता अतुल जी अपनी बात रखें आप। के लिए भी समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता और नेता है लगातार आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल जाने का कार्य कर रहा है। और आप ये देखिए जितनी ये घटना है, ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज कहते हैं ना, ये जंगल राज भी मुझे कम लगता है इसको कहना अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी डीएम हाथरस ने ये कहा है कि पीड़िता के परिवार पे दबाव बनाने के लिए कहा है कि मीडिया आज है कल चली जाएगी। अरे डीएम साहब, ये भाजपा भी आज है कल चली जाएगी। इस भाजपा के नेताओं के भरोसे मत रहिए। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, पढ़ करके आईएएस बने हैं। आप इतने दबाव में क्यों हैं? किसके दबाव में हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बहन बेटियां नहीं है जो आपके सीने में ये आग नहीं सुलग रही कि किस तरीके से उस हाथरस ली गई, उसके ऊपर जो रेप की पुष्टि है वो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर न होकर के आपने उसे छेड़खानी में धारा को करा और 14 दिन बाद रेप की धाराओं में उसे शिफ्ट करा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए डीएम एसएसपी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंद करिए खेल, अन्यथा आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि इस डीएम और एसपी को भी जो भी इस तरीके के नाजायज बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार के धोखा में आकर इन पे भी मुकदमा करते हुए। अतुल जी, अब मेरे लिए वक्त है सुर्खियों का, लेकिन सुर्खियों के बाद आपसे पूछूंगा, आपकी सरकार में जब नेताजी मुखिया थे तो आखिर बलात्कार को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये भी आपको अच्छे से याद होगा। सरकारें कोई भी हो, क्या ये बेटियों की बदकिस्मती है कि बेटियों के साथ इस तरह से दुराचार, अनाचार, अत्याचार लगातार जारी रहेगा? सुर्खियों के बाद फिर एक बार देश का सवाल में आपका स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। अतुल सक्सेना को आपने सुना, उन्हें याद नहीं है उनके नेताजी ने क्या बयान दिया था जब बलात्कार पर पूछा गया था। अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे पैनल में एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वेदभूषण साहब। मैं ब्रेक के पहले यानी कि सुर्खियों के पहले आपके पास नहीं आ पाया। मेरा सवाल आपसे, आखिर ये उत्तम प्रदेश की पुलिस, ये उत्तम पुलिस कैसे हो सकती है? विकास दुबे मामले में पुलिस वाले खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, बात होती है एंटी रोमियो स्क्वाड की, जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? मनीष जी, मैं यूरोप में एक साइप्रस कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस मिशंस के अंदर मेरी पोस्टिंग रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, वहां पर एक भी रेप का केस नहीं होता, मोलेस्टेशन का केस भी बहुत सीरियसली लिया जाता है, जबकि उनको सभ्यता को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, हमारे बड़ा धार्मिक लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, बड़ी समाज में औरतों की बड़ी इज्जत है, उनकी लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, उनकी लड़कियां ड्रिंक्स करती हैं। पर इस हिंदुस्तान के अंदर जहां 1 घंटे के अंदर 3 रेप रिपोर्टेड होते हैं, 1 घंटे में 3 केस रेप के केस रिपोर्टेड होते हैं, वहां पूरी साल में रिपोर्ट नहीं होता। तो इसमें पुलिस प्रशासन और कोर्ट सिस्टम सभी को रिव्यू करने की जरूरत है, पर सबसे ज्यादा जरूरत है मानसिकता बदलने की। यदि मानसिकता नहीं बदलेगी तो रेप बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। अब आप हाथरस केस पर आइए। हाथरस केस के अंदर एक एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी 7 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें पोस्टमार्टम हुआ, जो कि जो हमारा सारा सिस्टम है, कोर्ट है, कचहरी है, जितना भी सिस्टम है सब कानून के ऊपर चलता है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है 376D 302 मर्डर और गैंगरेप की एफआईआर हुई है। पोस्टमार्टम इंडिपेंडेंट हुआ है, यूपी में नहीं हुआ है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ है। अब आप उस पर कोई सवाल पैदा ना करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के दौरान में ये रेप की पुष्टि नहीं हुई। अभी एडीजी साहब की आप पिक दिखा रहे थे, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। हवाई बात में राजनीतिक आदमी हो नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हो, बयानबाजी नहीं करूंगा। इसके अंदर रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एमएलसी बनी है, पहले उसका इलाज हाथरस के हॉस्पिटल में हुआ है, तब उसके बाद उसको दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक PIL
फाइल की गई थी जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। तो इन तमाम चीजों का इंतजार करना पड़ेगा। हम सभी को सोचना होगा कि रेप क्यों होते हैं और जल्दी से जल्दी इनको कैसे इसको सुलझाया जाए। अभी आप निर्भया केस की बात कर रहे थे। निर्भया केस में न्याय मिलने के अंदर जो सबसे बड़ा केस था, पूरे 8 साल बाद उनको फांसी हुई थी। तो हमें सारे सिस्टम को देखना है, समझना है कि इसको कैसे रोका जाए। केवल एक निर्भया नहीं है, यहां सैकड़ों केस महीनों में, सालों में होते हैं, कोई परवाह नहीं करता। और आप देखिए कि जो देश का जो आपका सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं मनीष अवस्थी जी, कम से कम ने आप एक सवाल तो पैदा किया कि आप सोचो आप हो कहां, किस देश की जा रहे हो। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है, कल ये खड़ी नहीं रहेंगी। मैं बता रहा हूं जो ये राजनीतिक लोग जा रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो केवल अपना एक जनाधार, अपना एक पार्टी का स्टैंड खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। उनका कल इस वास्ते से कोई मामला नहीं रहेगा। केवल शिकायतकर्ता, उसका परिवार, उन्हीं को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। तो सिस्टम की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। सारे सिस्टम को रिव्यू करें, समझें कि कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे इन चीजों को समाज के अंदर रोका जा सकता है। केवल आपने बात कही, हमने भी समझा, दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा मामला है तो आखिर रात के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन को ऐसा क्यों लगा कि बिटिया का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए? अवस्थी जी, मैं आपको आपके चैनल पर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जब निर्भया का दाह संस्कार किया गया था, सिंगापुर एयरपोर्ट से दिल्ली जैसी एयरपोर्ट पर जहाज उतरा था, उसके बाद तुरंत उसकी बॉडी को शमशान घाट लेकर जाया गया था अर्ली मॉर्निंग में, वेरी अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर जो हालात थे, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको पता था बिल्कुल वॉलेटाइल हो चुकी थी। यदि यूपी के अंदर भी जो एक राजनीतिक तबका खड़ा हो गया था, वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते थे, तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में होता है, नॉर्मल हालात नहीं थे जिसमें दाह संस्कार आपने जवाब दे दिया। मैं भी हिंदू आदमी, मैं समझता हूं कि रात के टाइम आपके जवाब को समझ गया और मेरे साथ दो महिलाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट को आपने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमारे साथ दो महिलाएं हैं, हमारे साथ श्वेता शालिनी, साधना भारती जी हैं। श्वेता जी, मामले को तूल पकड़ता देख सकुचाई, सकपकाई और डरी सरकार ने रात के अंधेरे में बिटिया का दाह संस्कार कर दिया। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है वेद प्रकाश जी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और मुझे और इसमें कुछ भी नहीं कहना है। कई बार कुछ डिसीजन इसलिए लिए जाते हैं ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर उनको देख सकें, और आज स्पेशली कोरोना के समय में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी हालत में प्रशासन ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कुछ ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हों। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया, पिता और माता से पूछकर ये निर्णय लिया गया था। माता ने, श्वेता जी, माता ने बिलख बिलख कर कहा है कि एक बार मैं अपनी बिटिया का चेहरा, उसकी झलक देखना चाहती थी। पिता ने भी इनकार कर दिया कि मैं झलक नहीं देख पाया। देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं डीएम साहब की बात आपने रिकॉर्ड की है, जहां पर वो कह रहे हैं कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं। अब उनके ऊपर किसका प्रेशर है? किसी राजनीति का प्रेशर है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी इसे एक अवसरवाद की तरह देख रही है और यही बहुत जरूरी है। देखिए, वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है और इसी बात से मैं अतुल जी को भी याद दिलाना चाहती हूँ, और आपने ये बात का हिंट दिया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम आज की सरकार ये नहीं सोचती कि लड़कों से ये गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां, और इसीलिए मैं आपको केवल मात्र इतना कहना चाहती हूँ, आज समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, ज्यादा मामले बहुत जल्दी लिखे जाएं और इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएं। देखिए, जब हम एक मर्डर की बात करते हैं और दूसरे की बात नहीं करते, जब हम एक रेप की बात करते हैं और दूसरे की बात नहीं करते, जब एक दंगे की बात करते हैं और दूसरे की नहीं बात करते, एक भ्रष्टाचार की बात करते हैं दूसरे की नहीं करते, नहीं, तो शालिनी जी हर मुद्दे की बात करते हैं, इसलिए देश का सवाल होता है। शालिनी जी, हम हर मुद्दे की बात करते हैं, इसलिए वो देश का सवाल होता है। साधना भारती, रेप की परिभाषा आपके नेता बदल रहे हैं। आपके प्रदेश के मुखिया यूपी का रेप कुछ और राजस्थान का रेप कुछ और, इसकी परिभाषा अलग है। यूपी में ज्यादा वाला और राजस्थान में कम वाला। नाते भी बैठी हूँ, एक बेटी होने के नाते भी बैठी हूँ। हमारे पार्टी के ही नहीं, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जो है
वो रेप को जस्टिफाई नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी कीमत पर। आज मैं आधिकारिक तौर पर बोलती हूँ कि चाहे कहीं भी हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ बड़ा ही शर्मनाक है। आप बीच में मत बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला शालिनी जी, मैंने बीच में अब नहीं बोला। आप शालीनता से सुने, फिर मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। फिर ध्यान रखिएगा, मैं बोलने नहीं दूंगी, फिर आपको फिर परेशान हो जाइएगा आप। इसलिए बीच में मत बोलिए। आप सुनिए, हिंदू संस्कृति की बात कर रही है आप। आपको नहीं पता कि हिंदू संस्कृति में रात को दाह संस्कार नहीं होता? आपको नहीं पता कि हिंदू संस्कृति में मुखाग्नि एक पिता देता है? क्या पिता ने मुखाग्नि दी? हिंदू संस्कृति की बात करती है आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पीड़िता का नाम ले लिया, आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं, कह रही हैं पता नहीं किसके दबाव में आकर कह रहे हैं। आपने पीड़ित परिवार को 144 धारा लगाकर एक तरह से बंधक बना लिया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से यहाँ बैठकर बरगलाने का काम कर रही है, कोरोना को याद कर रही है। कोरोना में कौन सा अच्छा काम कर दिया आपने? मजदूर मारे गए जो आप यहाँ कोरोना के गाने गा रही है। आज आप मुझे बताइए, कहाँ गई मेनका गांधी, कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ हो गई उनकी मानवीयता? जो आदमी के ऊपर मानवीयता को जलाने का काम करती थी, आप बातें तब बनाइए। मैं पूछती हूँ, आगरा के नगला तेजाग्राम में लोधी बच्ची का रेप हुआ, उसको झाड़ियों में फेंक दिया गया। जौनपुर के अंदर निषाद बच्ची का रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया। मैनपुरी के अंदर कुशवाहा बच्ची का रेप हुआ, उसको फेंक दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, बलरामपुर में रेप हुआ, हत्या हो गई, यहाँ रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, अंधेरी रात में जला दिया गया। अरे क्या कर रही थी तुम्हारी सरकार? कहाँ गई एंटी रोमियो स्क्वाड? कहाँ गया 112 नंबर? यहाँ महिला होने के बाद भी बातें बना रही है। ये राम राज्य की परिभाषा है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक रूप दे रही है, और यहाँ बैठकर आप एक महिला के बलात्कार को जस्टिफाई कर रही है। मैं आपत्ति दर्ज कराती हूँ आपकी इस बात पर कि आप आज उनके माँ बाप पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है। आज यहाँ पर पुलिस IPS जो पूर्व बैठे हुए अधिकारी, मैं ससम्मान उनकी बात से डिसएग्री करती हूँ कि अगर किसी भी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति, हाँ हमारी संस्कृति सबसे बड़ी है, लेकिन हमारी सभ्यता में बलात्कार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं। साधना जी, मैं अपने बहस के आखिरी पड़ाव में हूँ और मुझे अतुल सक्सेना के पास भी जाना है। साधना जी, आप अब भूमिका बांधकर आप अपनी बात रख रही है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपके लिए राजस्थान को लेकर जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। साधना जी, इस तरह की हरकत हुई क्या? क्या डीएम ने जाकर धमकाया क्या? क्या प्रधानमंत्री के फोन करने के बाद ऐसा ही बनी क्या? शर्म नहीं आ रही इनको बातें करते हुए? साधना जी, श्वेता शालिनी, साधना भारती, श्वेता शालिनी, वेदभूषण साहब, अतुल सक्सेना जी, अब मुझे देश के सवाल के खत्म करने का वक्त आ गया। और खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार की हकीकत, समाज की हकीकत, प्रशासन की हकीकत, पुलिस की हकीकत, जुबां बेटी की कटी और देश गूंगा हो, ये नहीं हो सकता। अभी ये देश का सवाल है और रहेगा। शर्मसार मानवता हुई, बेटी को अब भी इंसाफ का इंतजार है और लगातार इस मुहिम, इस अभियान में देश का सवाल और इंडिया न्यूज अग्रसर रहेगा।